दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए यह जीके जीएस की क्लास का चौथा प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए लो से लेकर हाई क्लास तक के क्वेश्चंस को कवर कराता हूं और क्वेश्चन में ही पूरा समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट का क्लास आपके लिए और आपके मित्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, इसलिए क्लास को शेयर करके अपने मित्रों तक क्लास को ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। दोस्तों हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे और संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था और इसी दिन भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था। तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची हैं। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट को कब पारित किया गया था। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 ईस्वी में पारित किया गया था, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में पहला हस्तक्षेप था, इसीलिए यह एक्ट पारित किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया और इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। तो आप सभी को याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में संघवाद को कनाडा देश से लिया गया है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम अगर बात करें संघवाद की कि संघवाद का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों केंद्र सरकार राज्य के सरकारों से मजबूत होंगी, यह संघवाद का अर्थ हो जाता है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से जो लिए गए प्रावधान हैं उनमें हम बात करें अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार को लिया गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है और उस पर महाभियोग यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से इतने प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं, यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इन्हें आप कॉपी में लिखिए और एग्जाम से पहले रिविजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछे जाएंगे। आपको और कहीं से जो भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन इसका नोट्स बनाकर इन्हें रिवीजन जरूर करिएगा। और आपको इस प्रैक्टिस सेट में कुछ संशोधन करवाना है या सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, मैं उसको फॉलो ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है। दोस्तों 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मिलने वाले शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के ए में बताया गया है, यह भी आप सभी को याद रखना है। और इस अनुच्छेद को यानी 21 के ए को भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। संशोधन भी आप सभी को याद रखना है। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या संसद में शामिल नहीं है। दोस्तों भारतीय संसद में राज्यसभा शामिल है, भारत का राष्ट्रपति शामिल है, लोकसभा भी शामिल है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के संसद में शामिल नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि भारत के संसद में राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा शामिल हैं। दोस्तों हम बात करें अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 की, तो अनुच्छेद 79 में भारत के संसद के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो इतना आप सभी को इस क्वेश्चन से याद रखना है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। यानी हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसके द्वारा सबसे अधिक प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजा जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से लोकसभा के 80 प्रतिनिधि चुन के आते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें लोकसभा की, तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है
और लोकसभा में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। हम इसके बाद सेकंड नंबर की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सदस्य निर्वाचित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर नंबर आता है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल से लोकसभा के 42 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है और व्यक्ति की आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 89 में बताया गया है, यह भी आप सभी को याद रखना है। और भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद कर लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? दोस्तों, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा यह सभी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की, तो दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगनी या बहन भी कहा जाता है, यह भी आप सभी को याद रखना है। और शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह भी है। तो शुक्र ग्रह के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन घाटी कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों, सिलिकॉन घाटी अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन घाटी इसलिए इसका नाम पड़ा कि चिप का निर्माण सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन से होता है और सिलिकॉन सर्वाधिक मात्रा में कैलिफोर्निया अमेरिका में पाया जाता है और कैलिफोर्निया में ही चिप का सर्वाधिक निर्माण किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में बेंगलोर सिटी को भारत का सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर गुजरात के अहमदाबाद शहर को कहा जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर मैनचेस्टर की, तो दोस्तों मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो अपने सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। और हम बात करें अगर उत्तर भारत के मैनचेस्टर की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग या उत्तरी बिंदु कौन सा है? दोस्तों, भारत देश का सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को, तो इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को और इंदिरा कॉल भारत के सबसे उत्तरी भाग को कहा जाता है। अब इसे आप सभी ऐसे याद रख सकते हैं कि इंदिरा कॉल से आप सभी को कश्मीर याद रखना है कि कश्मीर में इंदिरा कॉल पड़ता है और इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु कहा जाता है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सर क्रिक के नाम से सबसे पश्चिमी बिंदु को जाना जाता है और यह गुजरात में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? सबसे पहले आप सभी को नेफा का फुल फॉर्म याद कर लेना है। नेफा का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और इस नाम से पहले अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड की भी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पेड़ होलांग है, आप सभी गूगल करके देख सकते हैं। होलांग राष्ट्रीय पेड़ है अरुणाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मुखौटा। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य मुखौटा नृत्य के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पनियान तथा इरुला नामक जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? दोस्तों, पनियान तथा इरुला नामक जनजातियां भारत के तमिलनाडु राज्य में निवास करती हैं, तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को याद रखना है यूपी की कुछ प्रमुख जनजातियां, इनके नाम है गोंड, खरवार, थारू, सहरिया और भूटिया जनजाति। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। आप सभी को एक बार और बता दे रहा हूँ, गोंड, खरवार, थारू, सहरिया, भूटिया और इसके साथ साथ बुक्सा जनजाति भी भारत के उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और आप सभी को तेलंगाना की एक महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में भी याद रखना है, इसका नाम है चेंचो। चेंचो तेलंगाना की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था?
दोस्तों यह जो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ है, यह कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है और इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लौह स्तंभ का निर्माण किया गया था और यह अपने जंग रोधी प्रकृति के लिए जाना जाता है, यानी इस पर जंग नहीं लगता है। इतने दिन के निर्माण के बाद भी आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक या शासिका कौन बनी थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासक या शासिका रजिया बेगम या इन्हीं को रजिया सुल्तान भी कहा जाता है, ये थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली में मुस्लिम सुल्तान के रूप में अपना कार्यभार संभाला था और वह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एक महिला शासक थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करवाया था? दोस्तों गजनबी का सुल्तान था सुल्तान महमूद और इसी के द्वारा भारत में धन लूटने के इरादे से भारत पर 17 बार आक्रमण किए गए थे और इसे महमूद गजनी के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो कि वर्तमान के सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, इस पर आक्रमण किया और इस मंदिर से उसने करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट ली थी। भारत के आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब शुरू हुई थी? दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ, जो कि पेशवा थे, इनके मध्य लड़ा गया था। इस लड़ाई में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने पुणे के शासक सदाशिवराव भाऊ को हराया था। और हम बात करें अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो दोस्तों 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध को लड़ा गया था और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद या इसी को महानंद के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक महानंद था, यह आप सभी को याद रखना है। दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पारसेक किसकी इकाई है? दोस्तों पारसेक एक दूरी या लंबाई की इकाई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पारसेक का पूर्ण रूप या पूरा नाम पैरालिक्टिक सेकंड होता है, यह आप सभी को याद रखना है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। दूरी के अन्य मात्रक की बात की जाए तो दोस्तों दूरी का अन्य इकाई प्रकाश वर्ष या एंगस्ट्रॉम होता है। दूरी के अन्य इकाई एंगस्ट्रॉम आप सभी को याद रखना है। दूरी या लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। यम ई बराबर के ई प्लस पी ई, यानी मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? दोस्तों प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की एसआई मात्रक एंगस्ट्रम है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम के द्वारा मापा जाता है, यानी एंगस्ट्रम से प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है? दोस्तों कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फुलरीन आदि होते हैं और कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप हीरा होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? दोस्तों पदार्थ के अवस्थाओं को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, ठोस, तरल, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनन। और पदार्थ के 5वें अवस्था को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध तत्व कौन सा है? दोस्तों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी सोडियम राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम इन ऑप्शंस में से शुद्ध तत्व है। सोडियम की बात की जाए दोस्तों, सोडियम आवर्त सारणी के प्रथम समूह का दूसरा तत्व है और इस समूह में धातु के गुण पाए जाते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम समूह में धातु के गुण पाए जाते हैं और आप सभी को सोडियम का सिंबल याद रखना है। Na सोडियम का सिंबल हो जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? दोस्तों माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किसमें होता है? दोस्तों, टिक्का रोग मूंगफली का एक गंभीर रोग है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को कुछ अन्य प्रमुख रोगों के बारे में याद रखना है। झुलसा या ब्लास्ट रोग धान का एक प्रमुख रोग है। अरहर में उगता रोग लग जाता है और नींबू में कैकर रोग के कारण पत्तियां बेकार हो जाती हैं। नींबू में कैकर रोग लगता है, अरहर में उगता रोग लगता है और धान का प्रमुख रोग झुलसा या ब्लास्ट रोग है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी को आतशक या सिफिलिस कहा जाता है। HIV के द्वारा होने वाला यह एक रोग है। दोस्तों, यह जो HIV है, इस विषाणु के कारण एक एड्स नामक बीमारी होती है। HIV की फुल फॉर्म आप सभी को याद रखना है, ह्यूमन यानी मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में आया था और इसी के द्वारा भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कैनिंग को बनाया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। और गवर्नर जनरल कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 की क्रांति भी हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को अन्य जो खेल से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी याद रखना है। अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। निखत जरीन के बारे में आप सभी को याद रखना है, इनका संबंध बॉक्सिंग से है। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। तो इन प्लेयर्स के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या नगर सरयू नदी के तट पर स्थित है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को आगे अन्य जो प्रमुख शहर नदियों के तट के पास स्थित हैं उनके बारे में याद रखनी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। आगरा और दिल्ली शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। उत्तराखंड का हरिद्वार, उत्तर प्रदेश का कानपुर, प्रयागराज, बिहार का पटना, ये सभी प्रमुख शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। दोस्तों, अब आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का खंडपीठ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अगर मुख्य पीठ की बात की जाए तो इलाहाबाद प्रयागराज में इसका मुख्य पीठ हो जाता है। यह आप सभी को याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।